बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया था और आज का जो हम पढ़ेंगे वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम, राउंड रॉबिन स्केजुलिंग, मल्टी लेवल क्यूज और मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज ये क्या होते हैं, और आज के लेक्चर का रिकैप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या होता है, डिस्पैचर क्या होता है। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर हमने देखा था कि उसके अंदर जो मॉड्यूल है डिस्पैचर वो अपने जो भी नेक्स्ट को लेके आना होता है वो डिस्पैचर लेके आ रहा होता है, और स्केजुलर को क्यों वो करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और ऑप्टिमाइजेशन का क्राइटेरिया क्या था कि कौन सा हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि दिस एल्गोरिज्म इज़ बेस्ट वन। वो हमने 4-5 कंडीशंस देखी थी, और उसके बाद हमने देखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सम जो स्केजुलिंग एक टेक्निक थी कि एक एल्गोरिदम था स्केजुलिंग का, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कि जो भी प्रोसेस पहले आएगा वो पहले सर्व हो जाएगा। और उसके बाद हमने उसमें इशू भी देखा था कि अगर उसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो भी एल्गोरिदम पहले आ गया वो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो अगर लेट से एक बड़ा एल्गोरिदम आ गया जिसको टाइम चाहिए, कोई 10 सेकंड चाहिए, तो वो, और उसके पीछे वाला जो है ना वो एक सेकंड उसको चाहिए, तो वो उसको वेट करना पड़ेगा अनटिल के वो फिनिश नहीं हो जाता। तो ये था इसका एक ड्रॉबैक कि जो भी अगर बड़ा एक छोटा थोड़ा ड्यूरेशन, उसको थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन उसको ना आगे जो है वो एक बड़ा एल्गोरिदम उसकी क्यू में जो है ना वो एक ज़्यादा टाइम लेने वाला एक प्रोसेस जो है वो पड़ा हुआ है, तो उसके लिए उसको वेट करना पड़ता था। तो ये तो था एक इशू हमें जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में इशू हमारे लिए आया था। तो उसके के बाद अगर हम आज का डिस्कस करेंगे स्केजुलिंग एल्गोरिथम, दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। व्हाट इज मीन कि जो भी शॉर्टेस्ट जॉब होगी वो पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे, उसको हम पहले प्रोसेस करवा लेंगे। जो डिस्पैचर होगा उसको पहले, अगर वो इस एल्गोरिथम को फॉलो करेगा तो वो शॉर्टेस्ट जॉब को पहले प्रोसेस करवा लेगा। तो इसकी लेट से इसकी देखते हैं कि प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट सीपीयू बर्स्ट इज स्केजुलिंग फर्स्ट। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो शॉर्टेस्ट जो उसका पाथ होगा, जो जिसकी शॉर्टेस्ट बर्स्ट होगी उसको सीपीयू पहले टाइम दे लेगा। और इसके अंदर जो हमारा दो तरह की एसजेएफ जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव, एक होता है प्रीएम्प्टिव। अब नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है? नॉन प्रीएम्प्टिव ये होता है कि आपका जिसको हमने टाइम दे दिया है, जो कि एक प्रोसेस ए था, लेट्स से एक ए प्रोसेस था वो चल रहा है, तो वो उस वक्त तक उसको उससे सीपीयू नहीं लेंगे जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता, अपना प्रोसेस ख़त्म नहीं करता, अपना टाइम बस्ट अपना ख़त्म नहीं कर लेता। उस टाइम तक हम उससे सीपीयू नहीं ले सकते। तो दिस इज कॉल्ड नॉन प्रीएम्प्टिव। वन सीपीयू गिवन टू अ प्रोसेस इट कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड अंटिल कंप्लीट्स इट्स सीपीयू बस्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस वक्त तक हम उस सीपीयू से वो वाला प्रोसेस नहीं छीन सकते जब तक वो अपना टाइम पूरा नहीं लड़ से। उसको 6 टाइम यूनिट उसको रिक्वायर्ड थे, तो वो जब तक 6 टाइम यूनिट उसको पूरे नहीं होंगे हम उससे सीपीयू वापस नहीं ले सकते। तो दिस टाइप ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड नॉन प्रीएम्प्टिव। और अगर प्रेम्प्टिव क्या मतलब है? प्रेम्प्टिव का मतलब ये है कि अगर उसके 6 सेकंड लेट्स से उस प्रोसेस को 6 टाइम यूनिट रिक्वायर्ड थे, और 2 सेकंड के बाद कोई हमारा एक ऐसा प्रोसेस आ गया अर्जेंट वाला, जिसको हमें पहले से करवाना है, तो फिर हम उसको प्रेम्प्ट कर सकते हैं, उसको हम वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को हम लेके अर्जेंट वाले को हम प्रोसेस पहले कर लेंगे, और इस तरह से वो काम करना शुरू कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रेम्प्टिव। ठीक है जी। तो इसको हम कह देते हैं इफ अ न्यू प्रोसेस अराइज विद सीपीयू बाय लेंथ लेस देन रिमेनिंग टाइम ऑफ करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, प्रेम्प्टेड उसको रोकेंगे और हम क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसको हम ये भी बोलते हैं। और एसजेएफ इज ऑप्टिमल नॉन प्रेम्प्टिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव्स मिनिमम एवरेज टाइम फॉर अ गिवन सेट ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है जी। तो ये इसका हम देखते हैं कि इसको एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको इसकी समझ आ जाए कि ये दोनों क्या है। ये दोनों हम देखेंगे कि प्रेम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रेम्प्टिव किस तरह से काम करता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट
नॉन प्रेम्पटिव कैसे काम करता है। ठीक है जी, तो ये एक हमारी एक एग्जांपल है हमारे पास नॉन प्रेम्पटिव एसजेएफ की। लेट से हमारे ये 4 प्रोसेस हैं वो एक ही वक्त में हमारे प्रोसेस के अंदर स्केड्यूल के क्यू में आ गए हैं। पहले प्रोसेस P1 आया, उसका अराइवल टाइम क्या था, 0 था। ब्रस्ट टाइम उसको 7 टाइम यूनिट चाहिए था। P2 था, उसको 2, उसका अराइवल टाइम 2 था, 2 सेकंड था, या 2 टाइम यूनिट कह लें। फिर टाइम 2 यूनिट पे आया, उसका उसको 4 उसको 4 बस टाइम यूनिट रिक्वायर्ड है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह P3 है और इसी तरह P4 है। तो अगर हम इसको जॉइंट चार्ट के थ्रू हम करें, लेट्स से शो अप करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा था कि ये चारों के चारों प्रोसेस इकट्ठे आ गए हैं। ठीक है जी, ये हमारी एक assumption है कि ये चारों इकट्ठे आ गए हैं उसके अंदर क्यू में। और जैसे ही हमारा जिसका सबसे थोड़ा टाइम था, जिसको अराइवल टाइम जो पहले 0 टाइम यूनिट पे आया था, उसको हमने उससे स्टार्टअप ले लिया। तो P1 ने अपना काम शुरू किया, प्रोसेस ने कब तक चलता रहा, वो 7 यूनिट टाइम तक उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि रिमेनिंग जो हमारे 3 प्रोसेस रहते थे, P2, P3, P4, उनमें से सबसे कम टाइम बर्स्ट टाइम किसका है, तो दैट इज P3। क्योंकि हमने बोला हुआ है कि ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, तो जिसका थोड़ा टाइम होगा वो पहले हम चलाएंगे। तो P3 का टाइम है थोड़ा, 1 टाइम बर्स्ट है। ठीक है जी, बर्स्ट टाइम इसको 1 रिक्वायर्ड है, तो वो हमने P3 को हमने स्टार्टअप ले लिया। जब से P3 ख़त्म हुआ तो रिमेनिंग हमारे पास P2 और P4 रह गए हैं। ठीक है जी, P3 का काम भी ख़त्म हो गया, P1 का भी काम, अब P2 और P4 रह गए हुए हैं। अब P2 और P4 जो हैं, अगर हम देखें तो पहले कौन सा आया हुआ है। अब क्योंकि इनका टाइम यूनिट, अगर तो इसका ब्रश टाइम ये है, ये इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, ये दोनों इक्वल है। अगर हो सकता है कि अगर इसका 3 ये जो P4 है इसका 3 होता, तो फिर हम इन दोनों में से देखते कि किसका शॉर्टेस्ट टाइम है, तो फिर हम इसको चला लेते। लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, तो जो पहले आया था जिसका वो P2 प्रोसेस था, वो 2 टाइम यूनिट पे आ गया था। P4 5 टाइम यूनिट पे आया, तो जो पहले P2 आया हुआ उसको हम रन करवा देंगे वो इस केस में, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ओके जी, तो आई थिंक नाउ यू पीपल आर अंडरस्टैंड कि इसमें हमने P2 को क्यों लिया। तो P2 का टाइम यूनिट स्टार्ट हुआ, उसने 4 अपने जो है ना वो 4 यूनिट टाइम किया, तो ये 12 पे ख़त्म हो गया। उसके बाद P4 आ गया इस क्यू के अंदर, और P4 ने अपना काम ये 16 पे उसने काम ख़त्म कर दिया। तो अगर हमने अब एवरेज टाइम लेना है तो वो कैसे हम लेंगे। सो हमने देखा कि P1 को कितना एवरेज टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कितना वेट करना पड़ता है। तो P1 जैसे ही हमें आया था, उसको तो उसी टाइम पे हमने उसको टाइम दे दिया था, तो उसको कितना टाइम वेट करना पड़ा, 0 सेकेंड। ठीक है जी, ये 0 हमने पुट कर दिया। उसके बाद है P2, तो P2 को कितना वेट करना पड़ा, P2 को कितना वेट करना पड़ा, ये हमने देखना है कि P2 को, जब P2 है उसको कितना टाइम, उसका टाइम होता है, उसको टाइम कितना का वेट करना पड़ा है। देखें ये यहाँ पे उसको, ये P2 ने काम शुरू किया था, तो उसका टोटल टाइम कितना हो गया था, जब उसने काम स्टार्ट करना था उसको, वो रनिंग स्टेट में आ गया था, तो उसको 8 उसका ये आ गया उसका, कि उसको P2 को 8 बस टाइम से स्टार्ट करना पड़ता, 8 - 2 अराइवल टाइम उसका था, तो वो उसका हमने 6 ले लिया। इसी तरह P3 है। अब P3 कब उसको प्रोसेस मिला था, जो CPU मिला था वो 7 यूनिट टाइम यूनिट पे, और उसका अराइवल टाइम क्या था, 4। तो हमने लिखा 7 - 4। अब 7 - 4 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, यानी कि आपका जहाँ जब आपको टाइम मिलता है वो टाइम और माइनस अराइवल टाइम हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो आपका वेटिंग टाइम आ जाएगा, कितनी देर उसको वेट करना पड़ा। इसी तरह P4 है, P4 को कब CPU मिला, 12 पे, तो 12 -5 इज इक्वल टू 7, तो ये हमारा 7 आ गया। और तो इस तरह से जब हमने इसका एवरेज टाइम निकाला तो उसको 4 टाइम यूनिट एवरेज हर प्रोसेस को इतना जो है ना वो वेट करना पड़ेगा।
तो इसका एवरेज वेटिंग हमने पहले भी जब हमने स्टार्टिंग टाइम लिया था तो वेटिंग टाइम का कहा था कि उसको कितनी देर वेट करना पड़ता है सीपीयू को रनिंग में और वो पड़ा हुआ है क्यू में जिस टाइम पे वो आया था, जैसे वो क्यू में आ गया वो टाइम, और उसको सीपीयू कब मिला है, रेडी क्यू में तो वो आ गया है, लेकिन अब उसको कितना टाइम वेट करना पड़ा था। तो इस तरह से कि टोटल टाइम जब उसको स्टार्टिंग टाइम उसका और माइनस अराइवल टाइम, तो ये हमने यहाँ पे उसका वेटिंग टाइम निकाल लिया। तो आई होप इस चीज़ की अब आपको समझ आ गई होगी। लेट्स से अब हम प्रेम्पटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट देखते हैं कि वो ये किस तरह काम करता है। तो प्रेम्पटिव में हमने क्या कहा था जी, जैसे ही कोई अगर लोअर आ गया है उसका उसकी लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया है, उसकी थोड़ा टाइम उसको चाहिए, तो हम उसको प्रेम्प्ट कर देंगे, जो रनिंग प्रोसेस उसको होगा उसको प्रेम्प्ट करेंगे, उसको रोकेंगे कि जी आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ क्योंकि अगला प्रोसेस जो आ गया उसको थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड है, तो आप अपना काम कर लें। तो लेट से हम ये भी सारे प्रोसेस जो है ना वो P1 पहले आया था जीरो टाइम पे, हमने उसको उसको प्रोसेस जो है ना CPU दे दिया, जीरो टाइम पे दिया, तो जैसे ही वो आया है तो P2 प्रोसेस टू पे आ गया है, टू टाइम यूनिट पे, तो उसको कितना चाहिए, ठीक है जी, उसका हमने प्रोसेस उसको भी हमने प्रोसेस टू टाइम यूनिट के बाद वो जैसे ही उसका जो है ना वो हुआ 2 यूनिट टाइम, तो उसके बाद अभी उसका 2 यूनिट टाइम ख़त्म हुआ था, तो अगला प्रोसेस एक और आ गया, तो हमने उसको टाइम दे दिया कि इसका हो सकता है थोड़ा, तो जैसे ही उसका आया है वो हमने 4 पे उसको रोक दिया। लेकिन अब देखें P1 के कितना रह गया हुआ था, जैसे वो जब तो वो P1 का वो 5 यूनिट, अभी इसका 5 यूनिट रहता था टाइम, ठीक है जी, P1 का 5, लेकिन P2 आ गया, P2 ने अपने 2 यूनिट अभी किए थे, तो अगला भी इसका इसके P2 के कितना रह गया, P2 के अभी 2 रह गए हुए हैं, और उसके बाद जैसे ही अभी उसके 2 रहते थे तो P4 भी आ गया। अब P4 में को हमने टाइम दे दिया, P4 का 1 यूनिट था और उसने अपना काम खत्म कर दिया, ठीक है जी। अब जैसे ही उसने अपना काम इसने अपना काम खत्म किया, तो हमने रिमेनिंग में से देखा कि अब किसमें से थोड़ा किसका है, किसके रिमेनिंग जो है वो शॉर्ट हैं, जो रहते हैं उसके कितने रहते हैं, तो इसके 5 थे, इसके 2 थे, इसके 4 थे, ठीक है जी। तो हमने इसको टाइम दे दिया, इसको किसको दे दिया जी, P2 को 2 टाइम यूनिट ख़त्म हुआ, 2 टाइम यूनिट हमने उसको दे दिए, ठीक है जी। तो जैसे ही हमने उसको 2 टाइम दिए, 2 यूनिट टाइम दिए, तो P4 भी आ गया, इसी दौरान में P4 आ गया। P4 को कितने चाहिए जी, आ, इसको 4 चाहिए और इसको अभी 5 चाहिए, इन दोनों में फिर आपका वो कंपटीशन होगा कि किसके काम है, तो इसका P4 के 4 है, तो उसको हमने P4 को टाइम दे दिया, और उसके बाद फिर P1 जो है ना, P1 की लास्ट पे बारी आ गई, तो इस तरह से ये अपना काम जो है ना वो ख़त्म कर देगा। आई होप आप आपको इसकी ये कि जॉइंट चार्ट ये कैसे बना है, ये हमने इस तरह से बनाया है। इसको मैं दोबारा से जो है ना एलेबोरेट कर देते कि जैसे P1 आएगा उसको हमने ज़ीरो टाइम पे आया, उसको हमने प्रोसेस CPU जो है वो उसको दे दिया है, उसके बाद हमारा P2 आ गया, P2 2 टाइम यूनिट के बाद आया था, जैसे 2 यूनिट टाइम के बाद आया तो हमने उसका देखा कि उसको 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 4 चाहिए और इसके अभी कितने थे 5, तो थोड़ा टाइम तो उसको चाहिए था P2 को, तो हमने P2 को प्रोसेस दे दिया। अब P2 का भी P2 जैसे अभी चल रहा था तो P3 आ गया। अब P3 जो था जब आया है तो उसको उसके कितने कंप्यूटर रहते थे, 2 रहते थे, और P3 का एक है, तो इन दोनों को आपस में जो देखा तो उसमें इसको इसका थोड़ा टाइम था, तो इसी वजह से इसको हमने टाइम दे दिया, P3 को टाइम दे दिया। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तो फिर हमने देखा P4 है, P4 आ गया, लेकिन P4 इन फिर कंपटीशन हुआ कि इसमें से शॉर्टेस्ट किसका था, तो शॉर्टेस्ट था तो P2 का, तो हमने P2 का टाइम दे दिया कि P2 को अपना काम खत्म कर ले, क्योंकि थोड़ा हमने कहा था कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होगा, तो ये भी P2 भी काम कर गया। उसके बाद फिर हमें देखा P4 और P5 में थोड़ा किसका टाइम है, तो P4 का टाइम थोड़ा था, उसको हमने टाइम दिया, और उसके बाद P5 का टाइम दे दिया, तो इस तरह से ये एक जॉइंट चार्ट बन गया। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम वो हमने कैसे निकालना है, इसके लिए हमारा है
कि इसमें वो तो जिस तरह था नॉन प्रेम्पटिव में, वो उसमें हमने जैसे उसको टाइम मिलता था और फिर हमने माइनस अराइवल टाइम निकाल लिया था, तो वो हमने निकाला। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू है कि इसमें हम उसको चंक्स में हमें नहीं पता कि उसका एंडिंग टाइम कब आना है। तो जब वो ख़त्म अपना प्रोसेस काम ख़त्म कर लेगा, वो माइनस अराइवल टाइम और माइनस उसका बर्स्ट टाइम निकालेंगे, तो उस तरह से उसका एवरेज वेटिंग टाइम निकलेगा। लेट्स से P1 का वेटिंग टाइम निकालते हैं। P1 कब खत्म हो रहा है जी? 16 टाइम यूनिट पे। 16 माइनस अराइवल टाइम 0, 16 माइनस 0 माइनस बर्स्ट टाइम। 16 माइनस 0 तो 16, और 16 माइनस 7 आ गया 9, तो ये 9 हमने पुट कर दिया। उसके बाद P2 कब ख़त्म हो रहा है? देखें जी, P2 की एंडिंग टाइम है 7। P2 7 टाइम यूनिट के बाद ख़त्म हो गया। 7 माइनस 2 5 एंड 5 माइनस 4, ये आ गया आपका 1। उसके बाद P3 का टाइम स्टार्ट एंड होता है जी, वो काम कब कंप्लीट करता है? 5 टाइम यूनिट के बाद। 5 माइनस अराइवल टाइम 5 माइनस 4 1, एंड 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 0 आपका पुट कर दिया। उसके बाद P4 देखें जी कब ख़त्म हो रहा है? 11 पे। ओके, 11 माइनस 5 6, 6 माइनस 4 2, तो ये 2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया था। और ये देखें कि इसका प्रेम्पटिव में जो था वो टाइम, वेटिंग टाइम थोड़ा लगा है। प्रेम्पटिव में हमने उसको रोक के करवाया, लेकिन उसका टाइम हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम जो है वो 3 आ गया है। हालांकि जो नॉन प्रेम्पटिव था उसका 4 था। तो इस तरह से प्रेम्पटिव वाला जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है वो अच्छे तरह से काम करता है। तो आई होप आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी। उसके बाद है एक है प्रायोरिटी स्केजुलिंग। प्रायोरिटी स्केजुलिंग क्या होती है जी? प्रायोरिटी नंबर इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस, कि जैसे P1 P2 P3 P4 हमारे थे, उसके साथ हमने एक और नंबर अटैच कर दिया, इंटीजर नंबर, कि ये इसको हमने 1 है, ये 2 है, इसको 3 है, ये 4 है। तो हर के साथ एक प्रायोरिटी नंबर, इसको हमने पहले चलाना है, इसको हमने दूसरी चलाना है, उसके बाद हमने ये तीसरे चलाना है। तो इस तरह से हम हर प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी नंबर, जिसका सबसे बड़ा नंबर होगा वो पहले चल जाएगा। द CPU इज अलॉटेड टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ओके जी, तो जिसके साथ अगर हमने 1 2 3 4 हाईएस्ट है, तो 4 को हम पहले चला लें। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर हमने लेट से, मैंने अभी तो आपको बोला कि हर इंटीजर उसको प्रोसेस को प्रायोरिटी दे देंगे, तो उसके साथ नंबर देंगे 1 2 3 4। आल्दो कि 4 नंबर बड़ा है, लेकिन हमने प्रायोरिटी इस तरह से सेट किया कि जो सबसे छोटा नंबर होगा उसका मतलब ये है कि जो वो सबसे उसकी हायर प्रायोरिटी है। लेट से जो 1 वाला था वो सबसे छोटा नंबर है, तो वो P1 की प्रोसेस, उसके साथ इंटीजर 1 लगा हुआ है, तो वो उसकी प्रायोरिटी हाई है। P2 अगर 4 सबसे बड़ा नंबर है, नंबर से तो बार से वो बड़ा है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी सबसे लो है। तो ये स्टेटमेंट, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर का हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसका मतलब ये है। ठीक है जी। तो ये भी आपका जो प्रायोरिटी स्केजुलिंग है, ये भी आपकी प्रेम्पटिव और नॉन प्रेम्पटिव होती है। प्रेम्पटिव और नॉन प्रेम्पटिव आपको आई थिंक अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रेम्पटिव क्या होता है, कि जिसको हम रोक सकते हैं, जिस तरह के हमने स्केजुलिंग शॉर्ट SGF में किया। अब प्रायोरिटी स्केजुलिंग में इशू क्या है कि जो SGF है वो भी प्रायोरिटी स्केजुलिंग है, वेयर प्रायोरिटी इज प्रेडिक्टिंग नेक्स्ट CPU बर्स्ट टाइम, कि जिसकी इसका मतलब ये है कि जो हमारा SGF था वो भी, जिसकी सबसे थोड़ी, हमने भी उसमें सॉर्टिंग की थी ना, कि जिसका सबसे थोड़ा टाइम लगेगा बर्स्ट टाइम, जिसको सबसे थोड़ा, उसको हम पहले चला देंगे। तो इन इन अनदर वे हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो SGF था वो भी एक प्रायोरिटी स्केजुलिंग की थी, लेकिन उसमें हमने खुद से नंबर एलोकेट नहीं किए थे, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी स्केजुलिंग से उसके फर्स्ट टाइम से हमने कर दिए थे। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो प्रायोरिटी स्केजुलिंग के अंदर जो प्रॉब्लम आ जाता है, वो स्टारवेशन का। स्टारवेशन का क्या है कि जिसकी सबसे लो प्रायोरिटी होगी उसको तो टाइम ही नहीं मिलेगा। हो सकता है ना कि जिसकी सबसे लो प्रायोरिटी हमने खुद से सेट कर रहे हैं, तो जो सबसे लो प्रायोरिटी है उसको टाइम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से एक स्टारवेशन उस प्रोसेस के अंदर, उस स्टारवेशन को उसको कभी टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम एजिंग कर लेते हैं। एजिंग क्या है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, हम
विद द पैसेज ऑफ टाइम उस प्रोसेस की भी हर दफ़ा ही जैसे अगला प्रोसेस आता है तो उसकी एक प्रायोरिटी हाई कर देते हैं। लेट से अगर 4 थी उसकी एट द टाइम फर्स्ट टाइम 4 थी, तो जब अगली दफ़ा प्रोसेस कोई आया तो उसको इसकी हम 3 कर देंगे, उसकी कर देंगे 4, जब उससे अगली तो इसकी 2 कर देंगे, फिर अगली वाले की। तो इस तरह से हम उसकी एजिंग करके उसकी प्रायोरिटी को थोड़ा थोड़ा विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको इंक्रीज करते रहते हैं, और इस तरह से हमारा जो वो है वो चल जाता है। तो आज का जो है लेक्चर, उसमें हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस की हैं कि हमारा एससीएफ क्या होता है, प्रेम्पटिव एससीएफ और नॉन प्रेम्पटिव एससीएफ, ये 2 हमने डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा हमने प्रायोरिटी स्केजुलिंग की है कि प्रायोरिटी स्केजुलिंग क्या होती है, और हमारा एसजीएफ था वो भी एक प्रायोरिटी स्केजुलिंग का एक एग्जाम्पल थी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह वो अगली जो चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।